एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अपराध के आंकड़े जुटाने वाली संस्था नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, उसके मुताबिक साल 2017 में अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1 पर था। इसकी वजह थी उस साल उत्तर प्रदेश में पूरे देश की सबसे ज्यादा करीब 3 लाख एफआईआर दर्ज होना। इसका मतलब क्या हुआ? ये कि जितनी ज्यादा एफआईआर दर्ज होंगी, अपराध का आंकड़ा उतना ऊपर की तरफ दिखेगा। तो फिर अपराध कम दिखे, इसका सीधा तरीका क्या है? एफआईआर ही दर्ज मत करो। क्या इसीलिए यूपी पुलिस किसी भी मामले में एफआईआर दर्ज करने से बचती है, या ये कोशिश करती है कि जब तक मामला बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए, कम से कम तब तक एफआईआर दर्ज ना करनी पड़े? पहले हाथरस और अब बदायूं गैंगरेप के मामले को देखकर ऐसा लग रहा है। पुलिस ने शुरुआत में इन दोनों ही मामलों को रफा दफा करने की कोशिश की, वो कामयाब नहीं हो पाए, ये अलग बात है। लेकिन एफआईआर में देरी आरोपियों को बचने का मौका देती है। एफआईआर में देरी से पीड़ितों को इंसाफ मिलने की उम्मीद कम हो जाती है। और इसीलिए आज आपको घंटी बजानी है कानून से खिलवाड़ करने वाले कानून के रक्षकों की। कोई था ही नहीं थाने में, कोई थाने में था ही नहीं। मतलब 1-2 लोग थे, उन्होंने बोला वो आ जाएंगे वहाँ से, तब होगा। प्रथम दृष्टया वहाँ के थानाध्यक्ष के लेवल पे लापरवाही की गई है, जिसके लिए वहाँ के पुलिस अधीक्षक ने उन्हें निलंबित किया है। अब आगे की रिपोर्ट वहाँ के एडीजी बरेली से मांगी गई है। 1-1.5 बजे के बाद में शुरू में 11 बजे गए थे, 12 बजे वहाँ पहुँचे थे, वहाँ पे तो था नहीं कोई। फिर उसके बाद में 1-1.5 बजे के बाद में वहाँ पहुँचे थे, फिर वहाँ पे 112 पे फोन किया, तुरंत पुलिस आई थी। इसी प्रकरण में एक प्रारंभिक जांच में प्रथम दृष्टया लापरवाही बरते जाने के दोषी पाए जाने के फलस्वरूप जो तत्कालीन थाना प्रभारी हैं उन्हें निलंबित कर दिया गया है। 18 घंटे के बाद कंप्लेंट दर्ज हुई, यहाँ पे उसकी बॉडी पड़ी रही। पुलिस ने विलंब किया, उन तक कंप्लेंट पहुँचने में विलंब हुआ। इंस्पेक्टर गैती को सस्पेंड कर दिया गया है, उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा रही है। तो ऐसा क्यों है जब भी कोई अपराध होता है तो उंगलियां कानून के उन रखवालों पर उठती हैं, जिनकी पहली जिम्मेदारी पीड़ितों की मदद करना और अपराधियों को पकड़ना है। यूपी के बदायूं में एक महिला से हुई हैवानियत के बाद पुलिस ने जो किया वो किसी अपराध से कम नहीं है। देखिए, इनिशियल लेवल पे थाना स्तर पे डेफिनेटली पुलिस के स्तर पे, एसएचओ के स्तर पे कुछ लापरवाही हुई है। इसी संदर्भ में मेरे द्वारा जो जांच आदेशित की गई थी, उसमें लापरवाही का दोषी पाए जाने पर इंस्पेक्टर, तत्कालीन जो इंस्पेक्टर हैं, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। पुलिस पर सवाल उठे तो एसएचओ को सस्पेंड कर मामले को शांत करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये पहली बार तो नहीं हुआ है। पिछले कुछ समय में यूपी पुलिस ने कई मामलों में ऐसा ही किया है। जिस तरह से बदायूं में मृतक महिला के परिवार की शिकायत को न सिर्फ पुलिस ने अनसुना किया, बल्कि बलात्कार की घटना को हादसा बताने की कोशिश की और एफआईआर दर्ज करने में 2 दिन लगा दिए। उसी तरह पिछले साल हाथरस गैंगरेप केस में भी पुलिस की शुरुआती जांच में हुई ढिलाई से लेकर मृतक लड़की का अंतिम संस्कार करने तक में पुलिस की भूमिका पर गंभीर सवाल उठे थे। तब भी पुलिस ने केस दर्ज करने में देरी की थी। तो अगर चंद महीनों के अंदर यूपी पुलिस वही गलती दोहराती है, तो इसका मतलब ये है कि गलती नहीं बल्कि यूपी पुलिस की काम करने का यही असली तरीका है। बदायूं केस में मुख्य आरोपी को भागने का मौका नहीं मिलता अगर पुलिस सही समय पर कार्रवाई करती। 3 जनवरी की शाम करीब 5 बजे 50 साल की आंगनवाड़ी सहायिका मंदिर में पूजा करने गई थी। आरोप है उसी मंदिर के महंत सत्यनारायण ने 2 लोगों के साथ मिलकर पहले गैंगरेप किया और फिर हत्या कर दी। रात करीबन 11:30 बजे का वक्त था। एक बोलेरो गाड़ी आती है जिसमें 3 लोग होते हैं। एक वो बाबा यानी कि महंत, जसपाल और वेदराम, ये तीनों ही आरोपी हैं। जानकारी के मुताबिक जसपाल गाड़ी चला रहा था, वेदराम आगे वाली सीट पर था और बाबा पीछे वाली सीट पर बैठा हुआ था। और जो घायल महिला थी वो भी पीछे वाली सीट पर थी। और जैसे कि जो मृतक महिला है उनके बेटे ने जानकारी दी है, रात करीबन 11:30 बजे गाड़ी आती है, घर से कुछ दूर पर रुकती है और वहाँ पर जो घायल महिला होती हैं उनको लेकर के जसपाल और वेदराम घर के चौखट के पास में लेटाल देते हैं।
बेटे से कहते हैं कि तुम्हारी माँ को चोट लग गई है और इनको देखो, और इतना कहने के बाद में वो चले जाते हैं। आरोपियों की इस हैवानियत के बाद पुलिस ने लापरवाही की सारी हदें पार कर दी। करीब 17 घंटे तक महिला की लाश उसके घर के बाहर पड़ी रही। अगले दिन यानी 4 जनवरी को दोपहर 12 साढ़े 12 बजे परिवार वाले केस दर्ज कराने थाने पहुंचे। परिवार वालों के मुताबिक थाने में मौजूद पुलिस कर्मियों ने केस दर्ज करने से मना कर दिया। केस दर्ज न करने की वजह ये बताई गई कि अधिकारी मौजूद नहीं है, यानी घटना के लगभग 12 घंटे बाद तक केस दर्ज हुआ ही नहीं। तो वहाँ पे गए थे, उसके बाद में 1-1.5 बजे के बाद में, शुरू में 11 बजे गए थे, 12 बजे वहाँ पहुँचे थे, वहाँ पे तो था नहीं कोई। फिर उसके बाद में 1-1.5 बजे के बाद में वहाँ पहुँचे थे, फिर वहाँ पे 112 पे फोन किया, तुरंत पुलिस आई थी, फिर कार्रवाई चालू हो गई थी। कोई था ही नहीं थाने में, कोई थाने में था ही नहीं। मतलब 1-2 लोग थे, उन्होंने बोला वो आ जाएंगे वहाँ से तब होगा। हाँ। फिर पुलिस फिर गए थे, कोई था नहीं, फिर 112 पे कॉल की, फिर पुलिस आ गई। हाँ जी। जब पुलिस आई तब फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने थोड़ा और देखा बारा, फिर और ऊपर फोन किया किसी के पास, फिर और पुलिस आई, तो उन्होंने पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेजा। 4 तारीख की दोपहर जब परिवार पुलिस थाने पहुंचा था, तब तक आरोपी महंत सत्यनारायण भागा नहीं था। मृतक महिला के परिवार वालों के मुताबिक आरोपी महंत से उनकी मुलाकात हुई और उसने कहा कि महिला कुएं में गिर गई है, इसलिए उसे चोट लगी। यानी घटना के 14 घंटे बाद तक आरोपी महंत बेखौफ होकर गांव में घूम रहा था और पुलिस ने न केस दर्ज किया न जांच शुरू की। तो एक चूक निकल के सामने आई है कि अगर उसी दौरान मामला दर्ज हो गया होता तो आज जो आरोपी है, जो मुख्य आरोपी है बाबा, जिसकी अभी तलाश की जा रही है, जिसके ऊपर जो है इनाम रखा गया है, वो उसी समय गिरफ्तार भी हो सकता था। अगर परिवार की शिकायत उस समय ली गई होती, मामला दर्ज किया गया होता, FIR दर्ज की गई होती, तो उसी समय गिरफ्तार हो सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जिसके बाद परिवार वापस किया, 112 नंबर पे कॉल किया, उसके बाद में पुलिस ने अपनी जांच आगे बढ़ाई, लेकिन FIR जो दर्ज हुई है वो परिवार के द्वारा जब शिकायत दी गई है पुलिस को अगले दिन, यानी कि पोस्टमार्टम के बाद में, उसके बाद में जो है FIR दर्ज हुई है। और FIR दर्ज हुई है घटना के करीबन 42-44 घंटे के गुजर जाने के बाद में। इस घटना को लेकर पुलिस के लचर रवैये से निराश परिवार दोपहर करीब 2 बजे अपने घर लौट आया और फिर 112 नंबर पर फोन कर दोबारा शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की। देखिए, जो डायल 112 की जो कॉल हुई है, उस कॉल पे होते ही जो है पुलिस तुरंत मौके पे गई है और जो बॉडी है उसको पोस्टमार्टम के लिए पंचायतनामा की जो कार्रवाई है वो सब हम लोगों ने किया है और तभी से हम लोगों की ये जांच शुरू हो गई है। तो फिर FIR कब दर्ज हुई है? क्या उसी समय दर्ज हो गई है? देखिए, FIR अगले दिन जैसे ही हम लोगों को रिटर्न कंप्लेंट मिली है इनकी तरफ से, तब हम लोगों ने जो रेलेवेंट सेक्शंस हैं उनमें FIR दर्ज किए 3 अक्यूज लोगों को। पुलिस अगर सही तरीके से कार्रवाई करती तो 4 तारीख को ही न सिर्फ आरोपी को गिरफ्तार किया जा सकता था, बल्कि उसी दिन पोस्टमार्टम भी हो जाता, पर ऐसा हुआ नहीं। पुलिस की लापरवाही के कारण घटना के 2 दिन बाद पोस्टमार्टम हुआ और 40 घंटे बाद FIR दर्ज हुई। 18 घंटे के बाद कंप्लेंट दर्ज हुई। यहाँ पे उसकी बॉडी पड़ी रही। शायद सही समय पर अगर वो लोग पहुँच जाते, तो अगर वो सब कॉन्शियस थी तो बच भी जाती, लेकिन पुलिस ने विलम्ब किया। उन तक कंप्लेंट पहुंचने में विलम्ब हुआ या कंप्लेंट दर्ज करने में विलम्ब हुआ, ये जांच का विषय है। पुलिस की लापरवाही की ऐसी ही कहानी यूपी के मुरादाबाद में भी सामने आई, जहां एक छात्रा ने पड़ोस में रहने वाले दबंग पर बलात्कार का आरोप लगाया। पीड़िता के मुताबिक आरोपी ने बलात्कार के बाद उसे छत से फेंक दिया, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन जब परिवार इस घटना की शिकायत दर्ज कराने थाने पहुंचा, तो पुलिस ने न सिर्फ केस दर्ज करने से इनकार कर दिया, बल्कि परिवार की तरफ से दी गई तहरीर को भी फाड़ दिया। हमारे साहब, हम बिगड़ पड़े कोरे कागज का हमारा अंगूठा लगवा लिया, जो तहरीर हमने लिखवाई वो फाड़ दी उन्होंने, और उस पर उन्होंने अपना मैटर लिख दिया। पीड़ित लड़की के पिता का आरोप है कि पुलिस ने बलात्कार का केस दर्ज करने की बजाय अपनी मर्जी से छेड़छाड़ की मामूली धारा लगाकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जब मजिस्ट्रेट के सामने बयान में पीड़ित लड़की ने बलात्कार की बात कही, तो पुलिस मामले की लीपापोती में लग गई। थाना डिलारी क्षेत्र में 5 तारीख की रात्रि में एक PRB पे सूचना दी गई थी, जिसमें कॉलर ने बताया कि अरविंद नाम का लड़का उनकी बहन के साथ छेड़छाड़ कर रहा है और छत से उठाकर फेंक रहा है। इस आधार पर पुलिस वहां गई और तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया।
बलात्कार जैसे गंभीर मामले में यूपी पुलिस के इस रवैये पर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं। उसके बावजूद पुलिस केस दर्ज करने से भागती रहती है। कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट इनिशिएटिव एंड द एसोसिएशन फॉर एडवोकेसी एंड लीगल इनिशिएटिव में यूपी में 2017 से 2019 के बीच रेप के 14 मामलों की पड़ताल की। यूपी के 7 शहरों अलीगढ़, अमरोहा, औरैया, लखनऊ, झांसी, जौनपुर और मुजफ्फरनगर में ये पड़ताल की गई। पता चला कि इन मामलों में पुलिस ने या तो एफआईआर लिखने से इनकार कर दिया या देरी से एफआईआर दर्ज की। पुलिस की तरफ से पीड़ित और उनके परिवार वालों पर समझौता करने का दबाव बनाया गया। आखिरकार 14 में से सिर्फ 11 मामलों में एफआईआर दर्ज हुई। 6 मामलों में बड़े अधिकारियों के दखल के बाद एफआईआर लिखी गई। 5 मामलों में कोर्ट के ऑर्डर के बाद एफआईआर दर्ज हुई। मई 2017 में अलीगढ़ के एक रेप केस में 181 दिन बाद एफआईआर रजिस्टर हुई। मार्च 2017 में अमरोहा के रेप केस में 111 दिनों बाद एफआईआर लिखी गई। औरैया में चलती कार में बलात्कार के मामले की एफआईआर लिखने में 74 दिन लग गए। झांसी में एक रेप केस की एफआईआर 228 दिनों के बाद दर्ज हुई। ऐसे ही लखनऊ के एक केस में 69 दिनों बाद एफआईआर लिखी गई। अब सवाल है कि पुलिस ऐसा क्यों करती है? नियम कहता है पुलिस एफआईआर लिखने से मना नहीं कर सकती, लेकिन हकीकत यह है पुलिस हर वो कोशिश करती है जिससे एफआईआर लिखने से बचा जा सके। ये शिकायत सिर्फ बदायूं या कुछ एक जगहों पर नहीं, बल्कि पुलिस के ऊपर अक्सर ये आरोप लगता है कि वो एफआईआर दर्ज करने में आनाकानी करती है या उससे बचती है। उसकी एक वजह यह है कि जैसे ही पुलिस किसी मामले में एफआईआर दर्ज करती है, उसकी जवाबदेही तय हो जाती है कि पुलिस ने उस मामले में किस तरह की जांच की है। इसके साथ ही अगर किसी थाने में एफआईआर दर्ज होती है तो वो ये पैमाना भी तय करती है कि उस इलाके में अपराध की क्या स्थिति है, और हर थाने की कोशिश यही होती है कि वो अपने यहाँ अपराध की स्थिति को नियंत्रण में दिखा सके, और इस वजह से भी अक्सर पुलिस पर एफआईआर दर्ज नहीं करने का आरोप लगता रहता है। पुलिस पर ऐसा ही आरोप गाजियाबाद की रहने वाली ये महिला भी लगा रही है। इनके मुताबिक पड़ोस में रहने वाले एक युवक ने कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिलाकर उन्हें बेहोश किया और फिर अश्लील वीडियो बना लिया। इसके बाद वो उन्हें ब्लैकमेल कर रेप करता रहा। आखिरकार पिछले महीने उन्होंने पुलिस से मदद मांगी, लेकिन फिर क्या हुआ वो सुनिए। कुछ न्याय नहीं मिला। मैं सीओ सर के पास गई। सीओ सर ने मेरी ये एफआईआर वहाँ भेज दी कि तुम्हें को वहाँ जाना पड़ेगा थाने में, ये खोड़ा कॉलोनी। मैं खोड़ा कॉलोनी गई। खोड़ा कॉलोनी वाले कहने लगे कि नहीं, यहाँ नहीं होगा। ये बदतमीजी से बोलने लगे और मुझे गाली गलौज की, और मैं कहने लगी कि तुम मुझसे 5,000 रुपये मांग रहे थे। मैं 5,000 दे चुकी थी और मेरे से 50,000 रुपये की और उम्मीद रख रहे थे। सर जी, मैं गरीब घर की बेटी हूँ, मैं कहाँ से 50,000। पीड़ित महिला के साथ पुलिस ये सलूक तब कर रही है जब वो जिले के एसएसपी को भी चिट्ठी लिख चुकी है। गाजियाबाद के ही संजीव सक्सेना भी पुलिस के इस रवैये के शिकार हैं। पेशे से बिल्डर संजीव ने 2017 में बैंक से 1.5 करोड़ का लोन लिया था। उनका आरोप है बैंक कर्मियों ने कुछ लोगों के साथ मिलकर उस लोन को 3 करोड़ कर दिया और उनके फर्जी दस्तखत कर 1.5 करोड़ रुपए निकाल लिए। जब बैंक ने उनके पास रिकवरी नोटिस भेजा तो संजीव सक्सेना ने इस फर्जीवाड़े के खिलाफ कानूनी लड़ाई शुरू की। 14 जनवरी 2020 जब कप्तान साहब हमारे गाजियाबाद में आए तो उनसे मुलाकात करी थी। उनको जांच के आदेश दिए। 14 फरवरी को सीओ सेकंड साहब ने जांच लगा दी कि सही पाया गया है, इस पे एफआईआर कर ली जाए, क्योंकि उसके बाद ही जांच हो पाती कि मेरे साइन सही हैं गलत हैं, फॉरेंसिक जांच होगी। सीओ साहब ने काफ़ी कहा भी मेरे वहाँ साहब से कि आप इसको जांच की एफआईआर करके जांच करवाइए। उन्होंने एफआईआर नहीं लिखी क्योंकि उसके ऊपर एक छोटा साइन के ऊपर क्रॉस लगे हुए हैं। मैं बैंक से सारे पेपर निकाल के लाया हूँ। कप्तान साहब कहने लगे तुमने क्रॉस लगाया। मेरे साहब मैं क्यों लगाऊंगा, ओरिजिनल बैंक में जमा है, मैं फोटो कॉपी बैंक से निकलवा के लाया हूँ, बैंक की मोहर लगी है, आप इसकी जांच करवा लो। बोले ठीक है, दोबारा जांच करवाऊंगा। और 1 साल पूरा हो गया, अब तक कोई जांच नहीं हुई और ना ही मेरी एफआईआर लिखी जा रही है। संजीव पिछले 3 साल से पुलिस के बड़े अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, उनसे मिन्नतें कर रहे हैं, लेकिन पुलिस के रिकॉर्ड में अब तक उनका केस दर्ज नहीं हो पाया है। संजीव का कहना है कि अगर बैंक ने उनकी संपत्ति कुर्क कर ली तो उनके पास आत्महत्या करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचेगा। ये नहीं मामला कोई भी हो, पुलिस केस दर्ज करने से भागती रहती है और इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि पुलिस अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही से
बचना चाहती है। प्रणाली, इसके जरिए सरकार की कोशिश क्या होती है कि कोई भी गरीब भूखा ना रहे। लेकिन ये जो योजना है वो गरीबों तक पहुंचाने वाले अधिकारी अगर गरीबों का हक डकार जाए तो फिर क्या करना चाहिए? जोरदार घंटी बजानी चाहिए और ये रिपोर्ट देखनी चाहिए। आगे हम कुछ भी बताएं, गरीबों का हक छीनने वाले सिस्टम का सच सुनाएं, उससे पहले गरीबों का हक डकारने वाले सरकारी अधिकारियों की करतूत का ये पहला सबूत देखिए। ये खत बताता है कि कैसे गरीबों का हक मारता है सिस्टम। राज्य सरकार की तरफ से ये खत लिखा गया है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का गलत फायदा उठाने वाले उन राजकीय अधिकारियों से वसूली करने के लिए जो सस्ते दामों पर गरीबों को मिलने वाला अनाज खुद खा गए। बाजार में 27 रुपए किलो वाला गेहूं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 2 रुपए प्रति किलो की दर से 2390 सरकारी कर्मचारी हजम कर गए। इसके बारे में लगभग अप्रैल महीने के बाद में हमारे पास में जिला रसद अधिकारी की से भी सूचना है। हमने भी ऑनलाइन इसका चेक किया था। हमने 135 लोगों का जिसमें सिलेक्शन किया था और हमारे यहाँ से नोटिस आई। हालांकि इसमें संख्या अधिक हो सकती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस के तहत सिर्फ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को ही राशन की दुकान से 2 रुपए की सरकारी दर पर प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं देने का नियम है, मगर हजारों रुपए की तनख्वाह पाने वाले कई सरकारी कर्मचारी खुद को गरीब बताकर महीनों सरकारी दर पर गेहूं लेते रहे। दो रुपए की दर से गरीबों का राशन लूटने वाले जिन लोगों को नोटिस भेजा गया है उनमें जोधपुर के मथुरा दास माथुर अस्पताल में नर्सिंग कर्मी के पद पर तैनात कैलाश चंद्र रामावत भी। एबीपी न्यूज संवाददाता यहां पहुंचे तो पाया कि ये 3 मंजिला मकान कैलाश चंद्र रामावत का ही है। घर का दरवाजा खटखटाया तो बाहर कैलाश चंद्र के बेटे आए। नोटिस पर सवाल किया तो झल्लाकर दरवाजा बंद कर दिया। आपको कोई नोटिस नहीं मिला, बाद में आइएगा, आप डिटेल बात है क्या? इसके बाद गरीबों का हक मारने वाले सुनील वैष्णव के घर एबीपी न्यूज संवाददाता पहुंचे। जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सुनील वैष्णव तो घर पर नहीं थे, मगर बाहर एक महिला निकली। हमने सवाल किया तो ये जवाब आया। आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं? अच्छा, तो कब से ले रहे हो आप? इसके बाद जोधपुर में रहने वाले मोहम्मद फरहान के इस घर एबीपी न्यूज संवाददाता पहुंचे। मोहम्मद फरहान पेशे से शिक्षक हैं। 3 मंजिला घर है, कई किराएदार रहते हैं इनके घर में। साथ में फरहान जोधपुर के ग्रामीण क्षेत्र में प्रिंसिपल के पद पर तैनात है। नोटिस को लेकर हमने इनसे भी सवाल किया तो जुर्माना चुकाने की बात कहने लगे। गरीबों का हक मारने वाले ऐसे सरकारी कर्मचारियों को प्रशासन ने जुर्माने वाला नोटिस भेजा है, जिसमें 2 रुपए प्रति किलो की दर से गेहूं खरीदने वालों को बाजार की 27 रुपए प्रति किलो गेहूं की दर से जुर्माना देना होगा। जो हमने जारी किया नोटिस, उनमें से ग्रामीण क्षेत्र के लगभग 31,590 रुपए की वसूली की जा सकती है और शहरी क्षेत्र में 66,555 की वसूली हमें की जा सकती है। शहरी क्षेत्र में लगभग 28 लोगों ने वसूली कर दी और ग्रामीण क्षेत्र में करीबन 9 या 10 आदमियों ने की वसूली, पैसे जो भी जमा बनते करवा दिया। जुर्माना न चुकाने वालों पर कार्रवाई भी करने की बात जिला प्रशासन को मिले खत में की गई है। 15 जनवरी तक का अल्टीमेटम दिया गया है, लेकिन सिस्टम का सुस्त रवैया देखिए। 24 फरवरी 2020 से कार्रवाई के लिए खत खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग की तरफ से संबंधित विभाग को भेजा जा रहा है, मगर अब तक कोई ठोस एक्शन नहीं लिया गया। कुछ ऐसे लोगों को भी नोटिस भेजा गया जिन्होंने कभी सरकारी राशन लिया ही नहीं था।
जोधपुर के त्रिपोलिया क्षेत्र में रहने वाली संगीता अरोड़ा भी ऐसे ही लोगों में से एक हैं। सरकारी बालिका विद्यालय में प्रिंसिपल के पद पर तैनात संगीता के मुताबिक उन्होंने आज तक कभी सरकारी राशन नहीं लिया, फिर भी उन्हें नोटिस भेज दिया गया। मेरा राशन कार्ड ये है जिसमें कि बबरलाल जी अरोड़ा, श्यामा अरोड़ा का कोई नाम नहीं है। अजय अरोड़ा, संगीता अरोड़ा, सुरभि अरोड़ा, नीति अरोड़ा, मानव अरोड़ा, ये मेरा ऑथेंटिक राशन कार्ड है। और राशन कार्ड बनाना एक राष्ट्रीय प्रक्रिया है, इस हेतु बनाया है। और राशन की कोई दुकान मैं वाकिफ ही नहीं हूँ कि कहाँ राशन मिलता है, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। और राशन कार्ड के लिए या राशन उठाने के लिए बायोमेट्रिक प्रक्रिया होती है और वो भी मेरे द्वारा कुछ भी नहीं किया गया है, इसलिए इसकी जाँच की जाए। खुद एसडीएम भी कुछ लोगों को गलती से नोटिस भेजे जाने की बात मान रहे हैं। इसके अतिरिक्त कुछ लोगों के हमारे पास में जवाब आने से ज्ञात हुआ कि एक ही नाव से, सिमिलर नाव से कर्मचारी भी अन्य आदमी की है, जो नोटिस हमारे वहाँ से गया। और कर्मचारी कहता है साहब मैंने कभी राशन लिया नहीं, मेरा इसमें लिया है। जिस व्यक्ति ने लिया वो मेरे नाम का ही है, लेकिन वो कर्मचारी नहीं है। तो उस व्यक्ति को तलब करने पर उसने बताया साहब मैं तो कोई नौकरी करता नहीं, न मेरे परिवार में कोई कार्य करता है। तो इस प्रकार के भी नोटिस आए हैं। लेकिन सवाल ये है कि सिस्टम इतना कमजोर क्यों है जो अयोग्य लोगों को गरीबों का राशन बांट देता है और फिर दबाव बढ़ने के बाद जब जागता है तो कार्रवाई करने में महीनों और कई बार सालों लगा देता है, उसमें भी हड़बड़ी में गड़बड़ी कर देता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।